मैं अपनी शादी के 2 महीने बाद ही फ़ॉरेन कंट्री चला गया था। जब भी घर पर फ़ोन करता, मेरी मम्मी मेरी पत्नी की बुराइयां शुरू कर देती। मैं भी हैरान था कि अचानक मेरी पत्नी को क्या हो गया, जो मेरी माँ को उसे शिकायत होने लगी। धीरे धीरे मुझे अपनी माँ की बातों पर विश्वास होने लगा था और मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन करना ही छोड़ दिया था। फिर जब मैं 4 साल के बाद में अपने घर लौट कर आया तो अपनी पत्नी को देखकर बहुत हैरान रह गया, क्योंकि वह तो सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी से बात नहीं की। दूसरे दिन नवरात्रि चल रहे थे। कन्या खिलाया जा रहा था। उसने पूरे 9 दिन का उपवास रखी थी। इसी खुशी में मैं उससे कमरे में मिलने गया और उसे आशीर्वाद देने गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह तो यह था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। मेरा नाम राजन है। मैं जब 25 साल का हुआ तो मेरी माँ ने मेरे सब सामने 2 लड़कियों की तस्वीर रखी थी और मुझे कहा कि इनमें से किसी एक लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर के लिए पसंद कर लूँ। मैंने दोनों तस्वीरों को बहुत गौर से देखा था। उनमें से एक लड़की बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी, जबकि दूसरी सांवली मगर नैन नक्श बड़े ही सुंदर थे। उसके चेहरे पर काफ़ी मासूमियत थी। मैंने उस लड़की की तस्वीर उठाई और अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, यह लड़की कौन है? मेरी बात पर मेरी माँ हैरान रह गई और मुझसे पूछने लगी, बेटा तूने गोरी लड़की को छोड़कर इस लड़की को क्यों चुना? जिस पर मैंने उन्हें जवाब दिया कि माँ, यह बहुत मासूम लगती है। घर आएगी तो आप लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाएगी। वैसे भी मैं माँ और पत्नी के बीच होने वाली जंग में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए ऐसी लड़की का चुनाव करना चाहता था जो मासूम हो और शरीफ हो। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुस्कुरा उठी और कहने लगी, हाँ, यह बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यह अनाथ लड़की है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसकी बुआ भी उसकी शादी एक बोझ समझकर अपने सर से उतारना चाहती, बस किसी तरह उसकी शादी कर देना चाहती है। अगर तुम्हें यह लड़की अच्छी लगी है तो मैं फिर यहीं पर तुम्हारी बात पक्की करवा देती हूँ। मगर सच पूछो तो मुझे वह गोरी वाली लड़की अच्छी लगी थी। मगर तुम्हारी बात भी ठीक है। अगर गोरी लड़की आएगी तो फिर हमें ही नखरे दिखाएगी। जब मेरी बहनों को पता चला कि मैंने सामने लड़की को चुन लिया तो पहले तो वह हैरान हो गई, मगर फिर उन्हें भी खुशी हुई कि उनके भाई ने एक मासूम और शरीफ लड़की को उनकी भाभी बनाने का फैसला किया है। फिर मेरी माँ और बहनें वहाँ मेरा रिश्ता पक्का कर आईं और झटपट मेरी शादी भी तय हो गई। लड़की की किस्मत बहुत ही अच्छी थी और हमारे घर में उसके पैर बड़े अच्छे साबित हुए। जहाँ मेरी उस लड़की से शादी पक्की हुई वहीं मेरा वीज़ा भी लग गया, जो सालों से अटका हुआ था। असल में कई सालों से मैं विदेश की नौकरी में लगा हुआ था, मगर हर बार मेरे वीज़ा में कोई ना कोई समस्या आ जाती थी और यहाँ रिश्ता तय होते ही मेरा वीज़ा लग गया था और मुझे फ़ॉरेन कंट्री जर्मनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह खबर जब लड़की वालों को मिली तो वह भी हैरान रह गए। मुझे फ़ॉरेन कंट्री जल्दी जाना था, इसलिए मेरी मम्मी ने शादी के लिए बहुत जोर दिया और बिल्कुल साधारण तरीके से मेरी शादी हुई और मैं उस लड़की को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। शादी की रात पहली बार मैंने शीतल को अपने सामने देखा था और उसे देखकर मैं सच में हैरान रह गया था। वह सांवली मगर बहुत ही खूबसूरत थी। शीतल को देखकर मुझे इस बात पर विश्वास हो गया था कि सच में सांवला रंग गोरे रंग से ज़्यादा अच्छा होता है और खूबसूरती तो उसका नेचर बनता है, ना कि गोरा काला। वह जितनी खूबसूरत थी, बल्कि उसकी बातें भी बड़ी मिठास वाली थीं। शादी की रात ही मैंने शीतल से वादा किया था कि मैं उसे ज़िंदगी की हर वह खुशी दूंगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और फिर उसने मुझे बताया कि माँ बाप के देहांत के बाद तो मैं बस ज़िंदगी बिता रही हूँ। हर रिश्ते ने मुझे अपने मतलब के लिए ही इस्तेमाल किया है, इसलिए अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे खुशियाँ मिल सकेंगी। मेरी किस्मत में सिर्फ परीक्षाएं लिखी हैं। उसकी बातें सुनकर मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मेरे शब्दों की मजबूती ने शीतल को मेरी बात पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया, वरना तो वह ज़िंदगी से किसी अच्छाई की उम्मीद ही खो बैठी थी। उसके बुआ के घर भी उसने एक नौकरानी वाली ज़िंदगी बिताई थी।
और ससुराल आते वक्त भी उसे इस बात पर विश्वास था कि कोई भी अनाथ लड़की को बगैर दहेज के विदा नहीं करवाता, मगर मेरी बातों उसे मुझ पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए फिर उसने मेरे हाथ चूमे और अपनी आंखों से लगाकर मुझे मोहब्बत का विश्वास दिलवाया था। शादी की पहली रात बहुत खूबसूरत बीती और उसके बाद कुछ दिन तक हमने एक दूसरे की संगत में बहुत खूबसूरत पल बिताए थे। मेरे साथ बहुत खुश थी और अपने दिल की हर बात वह कई सालों से अपने दिल में रख कर चली आ रही थी, वह मुझसे सब कुछ बताने लगी थी। कोई इच्छा होती थी तो जिससे मुझे बताने में खुशी महसूस करने लगी थी। मैं भी उसकी हर बात को बहुत ध्यान और गौर से सुना करता था। शीतल बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की थी। हमेशा प्यार से पेश आती वह मेरी किसी बात से गुस्सा ना करती थी। फिर देखते देखते 1 महीना बीत गया और मेरे साउथ कंट्री जर्मनी जाने का टाइम आ गया। इस दिन का मैंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था और अब मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा था। शीतल का हाथ थामकर मैं बहुत उदास था क्योंकि मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर मेरे साथ साथ घर वालों का भविष्य भी जुड़ा हुआ था। एक बहन की अभी शादी करनी थी, बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, एक भाई को सेट करना था, फिर घर भी बनवाना था। मैं नहीं चाहता था कि जिस तरह मैंने बचपन में तरसते हुए ज़िंदगी बिताई है, इसी तरह मेरे बच्चे भी ज़िंदगी बिताएं। इसलिए मैं चाहता था कि साउथ कंट्री जर्मनी की कमाई से यहाँ पर कोई कारोबार सेट कर लूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा। यही वादा मैंने शीतल से भी किया था। मैं बस 4-5 साल के बाद वापस आ जाऊँगा और फिर कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। इसी वादे के भरोसे मैं शीतल ने एयरपोर्ट पर मुझे भीगी आंखों से विदा किया। मुझे साउथ कंट्री जर्मनी आकर 1 हफ्ता हो गया था, मगर मैं घर फ़ोन नहीं कर पाया था। बस फ़ोन करके अपने पहुंचने की खबर दे दी थी। 1 हफ्ते के बाद जब मैं पूरी तरह सेट हुआ और घर भी सेट कर लिया तो मेरी नौकरी भी शुरू हो गई। मैंने घर फ़ोन किया। मैंने सोच रखा था कि फ़ोन करके शीतल से घंटों बात करूँगा और उसे कहूँगा कि उसके बगैर मैंने कितना अकेला महसूस करा। उसे अपने मोहब्बत का इजहार भी कर दूँगा, मगर दूसरी तरफ माँ के रोने की आवाज़ ने मुझे परेशान कर दिया। कुछ देर के हालचाल के बाद माँ ने शीतल के बारे में ऐसी बातें कही कि मैं हक्का-बक्का रह गया। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाते ही तुम्हारी पत्नी के पर निकल आए। वह हम लोगों को बातें सुनाने लगी। तुम्हारी बहनों से काम करवाती है और फिर हमें यह ताने देती है कि हम उसके पति की कमाई खाते हैं। तुम हम पर तरस खाओ। आज ही तुम शीतल का अकाउंट खुलवाओ और उसके अकाउंट में ही पैसे भेजना। तुम्हारी बहनों को जो पैसे चाहिए होंगे तो वह शीतल से ले लेंगी। घर भी मैं शीतल के हवाले करने लगी हूँ। मुझ बूढ़ी का क्या है, मैं तो एक तरफ पड़ी रहूँगी। मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है। मैं तो वैसे भी पूजा पाठ पर बैठकर बस तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। यह घर तो अब बहू का है क्योंकि तुम कमाते हो। हम सब तो तुम्हारी पत्नी के गुलाम बन गए हैं। माँ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं गुस्से से माँ से कहा, माँ, शीतल का अकाउंट बिल्कुल भी नहीं खुलवाना। आप घर की बड़ी हैं, मैं पैसे आपके हाथ में दूंगा, फिर आप जैसे चाहें उसे खर्च करना। घरदारी भी आपकी ही घरदारी भी आपको ही करनी है। शीतल अभी नासमझ है। घर गृहस्थी अभी वह ज़्यादा नहीं जानती। आप घर चलाओगे तो मुझे फ़िक्र नहीं रहेगी। आपको मेरी कमाई का एहसास होगा। और यह बात मुझे गवारा नहीं कि मेरी बहनों को खर्चे के लिए मेरी पत्नी के आगे हाथ फैलाना पड़े। इसलिए मैं पैसे आपके अकाउंट में ही भिजवाऊंगा। मैंने गुस्से में कहा कि लगता है शीतल का दिमाग ही खराब हो गया है। वह पहले तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जिस पर मेरी माँ ने मुझे कहा, हाँ, हमें भी नहीं लगती थी, मगर तुम्हारे जाने के बाद उसने ऐसे रंग दिखाए कि अब वह शेरनी बनी फिरती है। फिर मैंने अपनी माँ से शीतल से बात करवाने को कहा तो उन्होंने काफ़ी देर बाद मेरी बात शीतल से करवाई, जो बड़ी मुश्किल से 2 मिनट बात की थी, जिसमें मैंने सिर्फ शीतल को गुस्से में डांटा था। वह मेरी माँ और घर का ख्याल रखे और घर वालों के साथ अपना व्यवहार ठीक रखे। साथ ही मैंने यह भी कह दिया कि मेरी बहन अभी पढ़ रही है, उससे घर का कोई कामकाज नहीं करवाना, सारे काम तुम खुद करोगी। उसे अच्छी तरह से पढ़ने दो। मेरी बात सुनकर शीतल हक्का बक्का रह गई। वह तो मेरी मोहब्बत भरी बातों का इंतज़ार कर रही थी।
उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मेरी माँ ने उसके खिलाफ मेरे दिल में क्या क्या बातें डाली हैं। मेरे गुस्से और तीखे शब्दों के कड़वाहट ने शीतल का दिल तोड़ दिया था। उसने अपने होठ सी लिए थे। वह समझ गई थी कि एक बार फिर उसने गलत उम्मीद बांध ली थी, इसलिए हमेशा की तरह उसने सब्र का घूंट पी लिया था और मुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं किया था। और फिर हमेशा ऐसे ही होने लगा। मैं जब घर फ़ोन करता तो मेरी माँ काफ़ी देर बाद में भी शीतल से बात करवाती। उससे बात करने से पहले मेरे दिल में शीतल के खिलाफ इतनी बातों का जहर घोल देती कि मैं उससे कभी प्यार से बात ही नहीं करता, हमेशा गुस्से वाली शब्द में ही बात करता था। कभी नरमी से बात करता भी तो हालचाल से आगे ना बढ़ पाता। हमारा रिश्ता इसी तरह चलने लगा। फिर पूरे 3 महीने के बाद मुझे मेरी माँ ने बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गया और मैंने उसे कहा कि मुझे साउथ कंट्री जर्मनी आए 3 महीने हो गए हैं, तो अब मैं कैसे बाप बन सकता हूँ। जिस पर मेरी माँ ने कहा कि मैं खुद तुम्हें यह बात शुरू में ही बताने वाली थी। शुरू शुरू के दिन है ऊंच नीच हो जाती, तुम वहाँ विदेश में परेशान हो जाते, बच्चे को लेकर सपना देखना शुरू कर दोगे और फिर अगर कोई बात हो जाएगी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। वैसे भी तुम्हारी पत्नी कौन सा यह बच्चा पैदा करना चाहती थी, वह तो हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें करती है ताकि बच्चा खराब हो जाए। इसलिए मैंने डर के कर तुमसे कुछ नहीं कहा, मगर अब 3 महीने हो गए तो अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। बच्चे की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, मगर वहीं दूसरी तरफ मैं बहुत हैरान था। शीतल माँ नहीं बनना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से शीतल से बात करवाने को कहा। फिर पहली बार में मैंने मोहब्बत से शीतल से बात की, मगर वह हाँ हूँ से जवाब नहीं दे रही थी, जिस पर मुझे अपनी माँ की बात पर विश्वास हो गया कि सच में शीतल को इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है। उसके बाद जब मेरी माँ ने फ़ोन दोबारा हाथ में लिया तो कहने लगी, तुम्हारी पत्नी अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, बल्कि बाहर की उल्टी सीधी चीज़ खाती रहती है। मैं उसे जो पैसे देती हूँ वह सब अपने ऊपर ही लुटा देती है। मैं उसे कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि ऐसी चीज़ मत खाओ जिससे बच्चे को नुकसान पहुँचे, मगर उसे मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम ही उसे समझाओ। फिर जब माँ ने दोबारा शीतल को फ़ोन दिया तो फिर मैंने इस बार शीतल से बहुत गुस्से में बात की और कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए ऐसी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरी माँ जो तुम्हें दे रही है खाया करो, बाहर की चीज़ मत खाया करो। शीतल ने मेरी बात पर सिर्फ जी अच्छा कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ आंसू थे जो उसने अपने हलक में ही उतार लिए थे। वह चाहकर भी मुझे नहीं बता सकी कि सारी ज़िंदगी ही उस पर कितना तंग हो चुका है। फिर ऐसे ही कई महीने बीत गए। पूरे 9 महीने बाद मुझे बाप बनने की खुशखबरी मिल गई। मुझे यहाँ जर्मनी आए हुए 9 महीने बीत गए थे। शादी के 3 महीने बाद मैं जर्मनी आ गया था। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था और मैं एक बेटे का बाप बन गया था। यह खबर ऐसी थी कि मेरा दिल उड़कर हिंदुस्तान जाने को कर रहा था, मगर मेरा 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और इससे पहले वापस जा भी नहीं सकता था। कभी कभार मैं अपनी माँ से बच्चे की आवाज़ सुनने की इच्छा करता तो मेरी माँ मेरे बच्चे के पास फ़ोन कर देती। बच्चे की किलकारी से ही मेरा दिल खिल उठता था। मेरी पत्नी से तो मेरी बात ना होने के बराबर थी। मेरा दिल अपने बच्चे से मिलने के लिए मचलने लगा था। मेरी पत्नी के लिए मेरे जज्बात बिल्कुल ही बदल गए थे। शायद उसकी यह वजह थी कि मेरी माँ ने मेरे दिमाग और दिल में शीतल के खिलाफ गलत बातें डाल दी थी। 4 साल में मैंने काफ़ी सारे पैसे अपनी माँ को भेज दिए, मगर जब मैं अपनी वापसी की बात की और कहा जो पैसे मैंने अपनी माँ को भेजे थे उसी पैसे से आकर कोई कारोबार करूँगा, तो मेरी माँ ने मुझे कहा वह सारे पैसे तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे की पैदाइश पर खर्च हो गए हैं। फिर मेरी माँ ने मुझे मना करते हुए कहा कि तुम छुट्टियों पर आना चाहते हो तो आ जाओ, मगर अभी हमेशा के लिए वापस मत आना। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी से 4 साल का वादा किया था। 4 साल में मैंने लाखों रुपए कमाए और जितने भी कमाई पर सारे पैसे माँ को भिजवा दिए। इससे मैं एक बड़ा कारोबार शुरू कर सकता था, मगर न जाने मेरी माँ ने कैसे पैसे खर्च किए थे जो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। माँ तो हर महीने मुझे यही बताती थी कि तुम्हारी पत्नी के कपड़े आएंगे, ज्वेलरी आएंगी, मेकअप आएगा, तुम्हारे बच्चे की चीज़ें आएंगी। उन्हें सब में सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। मैं भी आंखें बंद करके अपनी माँ की बात पर विश्वास कर लेता। अभी मुझे यही लग रहा था कि शीतल की वजह से पैसे जमा नहीं हो सकेंगे।
क्योंकि मेरी माँ तो हमेशा जोड़ तोड़ करने वाली औरत थी। मुझे शीतल पर बहुत गुस्सा आने लगा। फिर छुट्टियाँ लेकर मैं हिंदुस्तान चला आया। पहुँचा तो माँ को देखकर बहुत खुश हुआ। सामने ही मेरा 3 साल का बेटा खेल रहा था। मेरा उसे देखकर खुद पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं भागकर उसकी तरफ गया और अपनी गोद में उठाकर खूब प्यार करने लगा। मेरा बेटा पहली बार अपने बाप का प्यार महसूस कर रहा था, इसलिए रोने लगा। सामने ही शीतल खड़ी भीगी आंखों से मुझे देख रही थी। वह बहुत मोहब्बत से बाप बेटे के इस प्यार को देख रही थी। 4 साल के बाद अपनी पत्नी को देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया था। मैं उसके पास आकर उसे बहुत प्यार करना चाहता था। उसने मेरा पाँव छुआ। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। शीतल की हालत देखकर मैं चौंक उठा था। वह सूख कर कांटा हो गई थी। रंग बिल्कुल सांवले से मुरझाकर काली हो गई थी और चेहरे पर सदियों की थकान थी। अचानक मेरी नज़र उसके बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों पर गई, जिस पर जगह जगह से पैबंद लगे हुए थे। उसकी हालत भिखारियों जैसी लग रही थी और मुझे यह बात बहुत हैरान और परेशान कर रही थी कि हर महीने जो लाखों रुपए वह अपने ऊपर खर्च कर रही थी, वह मेरे आने पर ऐसे बुरे हाल में क्यों खड़ी थी। इससे पहले कि मैं शीतल से कुछ पूछता, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई और कहने लगी कि मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी है, मेरे पास बैठो, मुझे से बातें करो। मैंने 4 साल तुम्हें बहुत याद किया। मैं जो कुछ पल अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता था, माँ के कहने पर माँ के साथ आ गया, जबकि मेरी पत्नी दूर खड़ी भीगी आंखों से मुझे देखती रह गई। और फिर उसने किचन का मुंह कर लिया, क्योंकि आज उसकी बड़ी नंदों को घर आना था, क्योंकि उनका भाई 1 महीने के लिए घर आया था और उन लोगों ने कह दिया था कि वह पूरा महीना यहीं पर बिताएंगी। इसलिए अब शीतल को दिन रात उनकी सेवा करनी थी। शीतल ने अपने बड़े नंदोई के पसंद के सारे खाने तैयार कर लिए, क्योंकि वह जब भी आते शीतल से नए नए डिशा और खाना बनवाते खाते। फिर उसके बाद वह अपनी छोटी नंद के कपड़े प्रेस करने बैठ गई। मैं उसके पास आया तो उसके पास मुझे देने के लिए टाइम नहीं था। उसके पास कामों की एक लंबी लिस्ट थी। उससे पहले कि मैं कोई और मौका ढूंढता, मेरी बड़ी शादीशुदा बहन घर आ गई। बच्चों का शोर हंगामे में मुझे अपनी पत्नी को टाइम देने का मौका ही नहीं मिला। रात को जब सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे तो शीतल मुझे कहीं नज़र नहीं आई, यहाँ तक कि उसकी कुर्सी भी नहीं थी। मैंने शीतल को आवाज़ लगाई तो माँ ने मुझे रोक दिया और कहा कि रहने दो, रोटियां पका रही है। गरम गरम रोटियां खाने की सबको आदत पड़ गई है, ठंडी रोटियां यहाँ कोई नहीं खाता। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गया और बहुत उदास हो गया। कुछ निवाले बड़ी मुश्किल से उठाकर खाया। माँ और बहनें मुझे रोकती रह गई, मगर मेरा खाने पर से दिल खराब हो गया था। खाना खाने के बाद सारी बहनें मुझे अपने घेरे में लेकर बैठ गई और गिफ्ट दिखाने की जिद करने लगी। मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया था। बहनों ने मुझसे ज़बरदस्ती बैग खुलवाए और जो चीज़ मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था वह भी लड़ झगड़ कर सब बहनों ने आपस में बांट लिए, और जो बहनों के लिए गिफ्ट लाया था वह भी अपने पास रख लिए। सिर्फ एक परफ्यूम रह गया था, मैंने उसे ही संभाल कर रख लिया था। रात के टाइम मैं शीतल का इंतज़ार कर रहा था। वह करीब 2 बजे कमरे में आई तो काफ़ी थकी हुई थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और फिर पास बैठकर बातें करने लगा, मगर शीतल के पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह बस हाँ हूँ में जवाब देने लगी। फिर मैंने उसे गिफ्ट में परफ्यूम दिया। उसने चुप से रख लिया। हाँ, जो चीज़ मैं अपने बेटे के लिए लेकर आया था, वह बड़े गौर से और बड़ी मोहब्बत भरी आंखों से उसे देख रही थी और उसके चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही थी। शीतल का बदला हुआ व्यवहार देखकर मैं बहुत हैरान था और फिर मैंने उसे कहा कि तुम आराम करो, सारे दिन की थकी हुई हो। जिस पर वह मुझे कहने लगी, नहीं, अभी तो मुझे सब बहनों के कपड़े धोने हैं, सबके कपड़े धोने के लिए पड़े हैं। अगर आज नहीं धोए तो कल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर वह मुझसे पूछ कर कपड़े धोने के लिए चली गई। मैं बस चुप से उसे देखता रह गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी अलमारियां खोली तो मुझे वहाँ कोई नया कपड़ा नज़र नहीं आया, ना ही कोई जेवरात, ना मेकअप, कुछ भी नहीं था। वहाँ सब पुराने कपड़े पड़े थे जो शादी के वक्त मैंने उसको लेकर दिए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने जो कुछ मुझे बताया था वह यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए सो गया। अगले दिन फिर मेरी बहनों ने मुझे घेर लिया और फिर तरह तरह की इच्छाएं करने लगी। किसी को घूमने जाना था तो कोई शॉपिंग पर जाना चाह रही थी। मेरी पत्नी अकेली रसोई में सबके लिए खाना तैयार कर रही थी। मेरी नज़र बार बार रसोई के
दरवाजे पर जाकर लौट आती थी। बातें करते करते मैं अपनी बहनों पर भी निगाह डाल रहा था। बात करते करते अचानक मैंने एक बार नोट की कि मेरी बहनों ने बहुत ही भारी जेवर पहन रखे थे, जबकि उनके पति मामूली नौकरी करते थे। उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी बहनें इतनी भारी भारी जेवर पहने हुए थी, मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर मैंने अपनी बहनों से पूछ लिया कि इतने कीमती जेवर कहाँ से आए, जिस पर उन्होंने कहा माँ ने बनवा कर दिया है। मेरी माँ मेरी बहनों की बात पर बुरी तरह चौंक गई और कहा, हाँ, मैंने इन्हें शादी पर कुछ नहीं दिया था, इसलिए बाद में पैसे जमा करके जेवर बनवा कर इनको गिफ्ट दिया। माँ की बातें सुनकर मैं चुप हो गया और फिर मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि उसने एक फैक्ट्री खोली है, जिस पर मैं और ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसने ज़िंदगी में आज तक कभी कुछ नहीं किया था। फिर अचानक से उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? उसने अपना फैक्ट्री ही खोल लिया। हर बात मुझे हैरान कर रही थी और बहुत कुछ समझ में आ रहा था। कोई इतना अंधा तो नहीं होता, आंखों देखा सच ना जान पाता। फिर 2 दिन बाद मेरी छोटी बहन, जिसकी शादी मेरे जर्मनी जाने के बाद हुई थी, उसने मुझे किसी काम से अपने घर बुलाया। तो उसके कमरे में मौजूद दुनिया भर के खूबसूरत फर्नीचर, एसी, कूलर, पंखा, डाइनिंग टेबल और उसके पति के लिए 4 पहिया की गाड़ी देखकर मैं हैरान रह गया, जिस पर उसने मुझे बताया कि माँ ने सब कुछ बनवा कर दिया है। वह बड़ी खुशी खुशी मुझे बता रही थी कि माँ ने इतना कीमती दहेज दिया है कि ससुराल में मेरी बहुत नाम है। हर कोई हैरान रह गया था। इतना बड़ा और खूबसूरत फर्नीचर और सोने का इतना बड़ा सेट और पति के लिए गाड़ी, यह सब कुछ माँ ने दिया है। मैं समझ गया कि इतने सालों की मेरी कमाई कहाँ लुटाई गई है। छोटी बेटी को दहेज में हर ऐशो आराम दिया गया और बाकी बेटियों को सोने के जेवर, छोटे बेटे को फैक्ट्री खोलकर दे दिया गया। एक मैं ही खाली हाथ रह गया था और मेरी पत्नी नौकरानी बन चुकी थी। मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस होने लगा, क्योंकि मैं यह सब इतने सालों में जान नहीं पाया। मगर मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई थी कि शीतल अब तक क्यों चुप थी। उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। वह तो बस चुप से पूरे घर की सेवा में लगी रहती थी और मेरे बेटे को संभालती थी। 2 दिन बाद नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो रहे थे। उस दिन कन्या को खिलाया जाना था। मैं चुप से शीतल और अपने बेटे के लिए खरीदारी की और किसी को कुछ नहीं बताया। फिर मैंने वह सारी शॉपिंग अलमारी में लाकर बड़ी सावधानी से रख दी। उसने नवरात्रि के 9 दिन पूरे भूखे प्यासे उपवास रखा था और घर का पूरा काम किया था। सुबह सुबह शीतल को सरप्राइज़ देना चाहता था, उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता था। लेकिन जब कन्या खिलाया जा रहा था, घर में दाखिल हुआ तो शीतल मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैं कमरे में गया तो शीतल हमारे बेटे साहिल को समझा रही थी कि तुम्हें यही पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं। जबकि साहिल रोते हुए कह रहा था कि आप हमेशा ऐसे ही करती हो, सागर और रोहन के पुराने कपड़े मुझे पहनाती हो। जिस पर शीतल ने उसे समझाया कि हमारी किस्मत में यही है, अब तुम चुप से यही पहन लो। उसकी बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया और उनका एहसास मेरे दिल को बुरी तरह से हिला गया था। मैं आगे बढ़ा और उससे पूछा कि जो कपड़े मैं साहिल के लिए लाया था वह कहाँ हैं? जिस पर उसने बताया कि वह सब बड़ी दीदी और छोटी दीदी ने बांट लिए और अपने बच्चों के पुराने कपड़े दे दिए हैं। शीतल की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने शीतल से कहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो और एक आखिरी नवरात्रि के दिन इस घर में बिता लो। इसके बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे और तुम दोनों भी मेरे साथ जर्मनी चलोगे। अब मैं और ज़्यादा अपने बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हारे पासपोर्ट और बच्चे के पासपोर्ट के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। वहाँ मैं जल्दी ही एक नए घर का बंदोबस्त करता हूँ। फिर मैंने अलमारी से उन दोनों के लिए लाए हुए नए कपड़े निकाले और उन्हें दे दिए। तो साहिल बहुत खुश हुआ, जबकि शीतल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने मुझे बताया कि माँ को मेरा सजना संवरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए आपके जाने के बाद से मैंने नए कपड़े नहीं पहने। उसकी बात पर मैंने उसे कहा कि तुम अनमोल हो। मैं बहुत अच्छी किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी और जीवन साथी मिली है। आज के बाद माँ कुछ नहीं कहेगी, तुम तैयार हो जाओ। जाकर उसने मुझे बताया कि सारी दुनिया की तरह आपने भी मेरा मन तोड़ दिया था, इसलिए मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। मुझे बहुत अफसोस हुआ और फिर नवरात्रि के आखिरी दिन ख़त्म होने के बाद मैं अपनी पत्नी
को लेकर हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकल आया। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने साथ जर्मनी आ गया। आज एक साल बीत गया था। मैं जर्मनी में माँ का कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। उन्होंने मेरी कमाई, मेरे पैसों से अपने पूरे बच्चों को देखा। बस मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़कर मेरी माँ को सबका ख्याल था। माँ ने मुझे कई कॉल मिला चुकी थी, लेकिन मैंने उनका कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया था। फिर मेरी पत्नी ने ही मुझे समझाया कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उनको कोई प्रॉब्लम होगी, आखिर फ़ोन उठाकर पता करो, उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं। मेरी पत्नी ने इतना सब कुछ सहा, लेकिन उसने अपना दिल कभी माँ की तरफ से ख़राब नहीं किया। मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया तो माँ फ़ोन पर रो पड़ी और कहा कि तेरे छोटे भाई ने लव मैरिज कर ली है और एक दिन भी हमारे साथ नहीं बिताया। उसे लेकर अपने साथ अलग रह रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे कमाए हुए सारे पैसे तेरे छोटे भाई पर लगा दिए थे, लेकिन आज वह शादी करते ही अलग हो गया। पत्नी भी इतनी तेज है कि वह हम लोगों से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती। हमें जाहिल गवार समझती है। तेरी बहन ने अपने अपने ससुराल हैं। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अब खाना अकेले नहीं बनता। तेरी बहनों को बुलाती हूँ तो कहती हैं हमारे पास टाइम अब नहीं। अब तू ही बता मैं क्या करूँ बेटा। मुझे माँ की बातें सुनकर वह दिन याद आ गया जब मेरी पत्नी पर वह लोग इतना जुल्म करते थे और वह चुप से सारा बर्दाश्त करती थी और मुझे कोई शिकायत नहीं करती थी। आज जो कुछ भी उनका हाल था वह उनके कर्मों की सज़ा थी। मेरी कमाई अपने सब बच्चों पर लुटाया, वही बच्चे उनको 2 टाइम की रोटी देने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं अपनी माँ को अपने साथ रखूँ या फिर मैं भी उसी की तरह छोड़ दूँ जैसे मेरे बहन भाइयों ने मेरी माँ को अकेला रखा है। मेरी पत्नी का कहना है कि तुम्हें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। जो कुछ भी है वह तुम्हारी माँ है, तुम्हें साथ में रखना चाहिए। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं भी से आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का, राज्य का नाम ज़रूर लिखें। राधे राधे।